Hello, a very special good afternoon to all of you. This is Shama Upadhyay, your chemistry educator, and I welcome you all in the official YouTube channel of Sant Kavir Vidyapeeth. बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं BSc फोर्थ सेमेस्टर में केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ के से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जिस तरीके के बन सकते हैं, उसको हम लगभग 1 से 2 क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल भी हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन हाँ, एक एक करके हम उनके अंदर क्वेश्चन ही नहीं सिर्फ डिस्कस करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ क्या उसके पीछे लॉजिक है ना, कैसे वो चीजें होती हैं सॉल्व। क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कर रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा, आप उनको समझ के कर रहे हो ये मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आती हैं, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे क्वेश्चंस वो चेंज कर सकता है, तो आपको सबसे जरूरी है ना कि क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ना कि आप एक ही क्वेश्चन को सर तक। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा देन क्वेश्चन कहीं से बने आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो फिर अगर आप मान लो ऐसा कर रहे हो कि आप एक क्वेश्चन तैयार करके जा रहे हो, ठीक है, और हो सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन ना आए, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम क्वेश्चन भी समझेंगे, क्वेश्चन के पीछे के हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ताकि उससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सको। ठीक है, तो चलिए फिर लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं फटाफट अपनी क्लास को। और यहाँ पे देखो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले इसको समझिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, ठीक है, बोहर ने थियरी दी थी, आप सभी को पता होगा, है ना, नील्स बोहर की बात हो रही है। उन्होंने जो थियरी दी उसमें उन्होंने बात किसकी करी थी, जब रदरफोर्ड की थ्योरी फेल हो जाती है उसके बाद जो थ्योरी आती है वो होती है नील्स बोहर की। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या बताया था आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि मान लीजिए कि ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस में हमें पता ही है क्या होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, न्यूट्रल न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसमें के अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो ऐसे ही इसके किनारे घूमते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, तो इनकी थ्योरी फेल क्यों हुई थी, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि आप खुद एज्यूम करो कि मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं किनारे किनारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ किनारे किनारे घूम रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होगी तो वो क्या करेंगे, वो इस ऑर्बिट के अंदर गिर जाएंगे। ठीक है, और न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन्स जाके आपके गिर जाते हैं तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है क्या कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूट्रल होता है, स्टेबल होता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर ये कॉन्सेप्ट पूरा डिस्टर्ब हो जाता। ठीक है, इसीलिए इनकी थियोरी फेल हो गई। अब इनकी थियोरी फेल हो गई, उसके बाद से बोहर ने अपनी एक थियोरी दी थी नई। ठीक है, जहां पे उन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले बीच में न्यूक्लियस लेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस के किनारे किनारे इन्होंने कुछ शेल बनाए। ठीक है, और उस शेल का इन्होंने पर्टिकुलर एक नाम दे दिया कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है तो उसके किनारे कुछ शेल होंगे जिसमें फिक्स्ड एनर्जी होगी। यहाँ पे क्या था, रदरफोर्ड की थ्योरी में प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने बोला कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी खत्म हो जाएगी और उस टाइम पे अगर वो इसमें गिर गए तो यहाँ पे स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, जो कि पहले से पता था कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन नील्स बोहर ने क्या किया, उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, एक एक शेल में रख देंगे और उस शेल में उनकी कुछ फिक्स एनर्जी को भी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए उस एक एक शेल है तो उसकी कुछ पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी होगी। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है तो जितनी एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको उस शेल में रखेंगे। जैसे इन्होंने मेनली 4 बताया था शेल। सबसे पहला जो शेल था वो क्या था, सबसे पहले एल शेल था, फिर एम शेल था, ठीक है, देन एन। ठीक है, अब इन्होंने इसमें किया क्या, मान लीजिए इसके अंदर एक और शेल बना दे रहे हैं। सबसे पहला वाला शेल क्या हो गया, के हो गया, के एल एम एन, ये 4 शेल है। अब इन्होंने कुछ एनर्जी भी बताई। इन्होंने बोला कि सबसे पहले जो के शेल होता है इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह इन्होंने जो दूसरा शेल बताया एल, एल की एनर्जी भी इन्होंने बता दी। ठीक है, इन्होंने बोली कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होगी। इसी तरीके से एम शेल की एनर्जी इन्होंने बताया कि -1.51 होगी। ठीक है, सिमिलरली एन सेल की एनर्जी होगी 0.85। ठीक है, तो इन्होंने पर्टिकुलर एनर्जी दे दी। अब इन्होंने कहा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है तो हम उसको आराम से के शेल में रख देंगे। ठीक है,
तो जैसे ही उसकी मान लीजिए एनर्जी खत्म हुई, उसको सडन फिर से उतनी एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरीके से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर भी लगाते रहेंगे और उनकी एनर्जी भी नहीं खत्म होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाया था नील्स बोहर ने। अब इस तरीके से उन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, बता दिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर शेल में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट के बारे में पता चल गया, तो इन्होंने सोचा कि अब तो भाई हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कहाँ अरेंज होंगे, जिसकी एनर्जी जिस अकॉर्डिंग होगी हम उसको सेल में फिक्स करके रख देंगे। तो चलो फिर अब कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन का रेडियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में जब ये आगे बढ़े, सबसे पहले इन्होंने रेडियस निकाला था। और इन्होंने रेडियस निकाला नहीं था, एक्चुअली सारी चीजें इन्होंने कैलकुलेट की थी, पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन के रेडियस को एज्यूम कर लिया। ठीक है, इन्होंने कुछ एक फिक्स रेडियस रखा। ठीक है, और उसके बाद उसी पे इन्होंने क्या करी, कैलकुलेशन कर दी। तो इन्होंने रेडियस निकाला क्या था, आपको पता होना चाहिए कि इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आर की वैल्यू निकाली थी। और आर की इन्होंने वैल्यू क्या रखी थी। पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ए नॉट इज इक्वल टू, यानी कि बोहर रेडियस हाइड्रोजन एटम की यहाँ पे बात हो रही है, वहां पे जो बोहर रेडियस का वैल्यू होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम हमें निकालना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर्मूला है देन हम इजीली यहाँ से उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला इनका क्या था। सबसे पहले इन्होंने रेडियस निकाला, रेडियस निकाला इन्होंने nth शेल के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक एक एटम के लिए जैसे जैसे आएगा हम उसको उस पे सॉल्व करके रखते रहेंगे। तो nth शेल के लिए इन्होंने रेडियस निकाला क्या था, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या था, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम ई स्क्वायर एंड जेड ई स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 4 पाई एम ई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। अब इसमें हम एक एक टर्म्स को समझते हैं कि ये हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले n स्क्वायर है, h स्क्वायर है, 4 पाई एम ई स्क्वायर है एंड जेड स्क्वायर है, ये इन्होंने बताया वैल्यू। अब इसमें से कई सारे ऐसी चीजें थी ना जो कांस्टेंट था। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन्होंने जो वैल्यू निकाला, क्या सबसे पहले जो वैल्यू थी वो थी n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 4 पाई एम ई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। एक एक टर्म्स को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे n जो है वो किसके बारे में बात करता है, n हमें बताता है शेल के बारे में कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में है, थर्ड शेल में, या फिर किस शेल की बात हो रही है। ठीक है, h आप सभी को पता होगा एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻34। ठीक है, ये देख लो आप लोग, ये जो 4 पाई दिया है ये भी अगेन एक कांस्टेंट है। एम ई स्क्वायर का मतलब क्या है, एम ई बात हो रही है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया। जेड इज व्हाट, जेड इज नथिंग देन एटॉमिक नंबर। जेड यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एटॉमिक नंबर को क्या बोला जा रहा है, जेड बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम की बात करी गई है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो हम आराम से जेड की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे। एंड ये ई क्या है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं लगाना, ये तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन सब को सॉल्व कर दिया, और इन सारे वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद उन्होंने जो एक वैल्यू निकाली, ठीक है, वो एक वैल्यू क्या थी, उन्होंने बोला कि अगर आप इन सब को सॉल्व कर दे रहे हो, ठीक है, तो इन सब को सॉल्व करने के बाद उन्होंने एक वैल्यू बता दी, और वो वैल्यू क्या थी हम फटाफट उस पर बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर आप इन सब को सॉल्व कर दे रहे हो तो आपको लास्ट में मिलेगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इन्होंने वैल्यूज बता दी। अब हम क्या करते हैं,
ठीक है, हमें इसी वैल्यूज में, ठीक है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया है, इसी में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी चीजें गिवन है हम उनका क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। और ये हमें मिला कब, जब हमने जितने भी कांस्टेंट थे उनकी वैल्यूज को पुट किया तो हमें जाके ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.529 का मतलब क्या होता है कि ये 0.53 की बात हो रही है। ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रॉन। अब आपको यहाँ पे n और z की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोला था कि आपको बोहर रेडियस बताना है हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर रेडियस क्या होता है, यानी कि बात किसकी हो रही है, तो H एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर बेटा 1 होता है। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इट मींस कि आपको यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। अब Z तो डिसाइड हो गया, N क्या लिखे, N हमेशा हम यहाँ पे N की वैल्यू क्या लेंगे, 1। शेल नंबर 1 की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट रेडियस की बात हो रही है, तो हम N की वैल्यू 1 ले लेंगे। एंड Z यानी कि हाइड्रोजन की बात हुई है तो उसका भी वैल्यू हम कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। और इन दोनों को हमें स्क्वायर कर देना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तब तो कुछ और आने वाला नहीं है। ठीक है, वो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको हटा भी सकते हो, सीधे सीधे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बोहर रेडियस फर्स्ट है ना, फर्स्ट बोहर रेडियस जो हमने निकाला हाइड्रोजन एटम के लिए वो कितना था, 0.53 एंगस्ट्रॉम था। अब अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है हीलियम के लिए, ठीक है, तो बोहर की थ्योरी में एक और चीज था, बोहर ने बहुत ही स्मार्टली गेम खेला और इन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स की बात करी थी उसको उन्होंने बता दिया कि भाई वो हाइड्रोजन के जैसा होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन ही होना चाहिए बट वो हाइड्रोजन के जैसा होना चाहिए। ठीक है, लाइक देखो कैसे इन्होंने बात करी थी हाइड्रोजन की, इनकी जो थियोरी थी वो वैलिड थी सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पीसीज के लिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो हमें पता है हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि अगर कहीं गलती से हीलियम आ गया है ना, अगर हीलियम आ गया तो हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या हमारी थ्योरी फेल हो जाएगी, नहीं। ये बहुत स्मार्ट था, ठीक है, बोहर बोहर स्मार्ट थे तो उन्होंने क्या किया, नहीं थ्योरी नहीं फेल होनी चाहिए, अगर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसमें प्लस चार्ज लगा देता हूँ तो इसको भी क्या कंसीडर किया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर कहीं लिथियम आ गया तो लिथियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन होता, अगेन इनकी थ्योरी फेल हो जाती। तो इन्होंने क्या किया, कहे कि अगर कहीं लिथियम आएगा तो उस पर चार्ज होगा 2+। ठीक है, अब इन सबके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बोहर की थ्योरी वैलिड थी सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, बहुत स्मार्ट थे बोहर और उन्होंने स्मार्टली इतना बढ़िया गेम खेला कि सारी जितने भी एलिमेंट्स थे उन पे प्लस चार्ज लगा के उसको सिंगल एटॉमिक बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपके पास अगर हीलियम भी आ जाएगा तो आप जेड की वैल्यू क्या रखोगे, मान लो 2, लेकिन एन की वैल्यू हमेशा हम किसके बराबर कंसीडर करेंगे, हाइड्रोजन के बराबर। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी गिवन रहेगा रेडियस निकालने के लिए तो आप रेडियस निकाल लोगे। ठीक है, ये बोहर रेडियस की बात हुई थी, मैं आपको यहाँ पे बोहर वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बता देती हूँ। ठीक है, बोहर वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इससे आप बोहर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, है ना, इंटू Z/N कर लेंगे, ये इसको तो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप बोहर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करी थी, तो उसके भी फॉर्मूले आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपसे सीधे सीधे गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, डी ब्रोगली इक्वेशन की बात करी गई है ना। आपको पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या था। डी ब्रोगली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो कैसे हम बताते हैं, है ना, डी ब्रोगली इक्वेशन यानी कि डिनोट हम किससे करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mc। डी ब्रोगली इक्वेशन में हमने किसकी बात की थी, डी ब्रोगली इक्वेशन यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू H/mc। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mc क्या होता है, इक्वेशन होता है, जहां पे ये आपका H क्या है, H अगेन क्या हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट, M हो जाएगा मास एंड C है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ की बात हो रही है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, या तो आप इसको ऐसे लिख दो फॉर्मूले को, आप यहाँ पे सिंपल एक काम और कर सकते हैं, H/mc के जगह आप इसको mv लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज C है क्या, C की अगर हम बात करें तो वो स्पीड है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को बता रहा है। और वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक तो ये काम कर सकते हो कि C के जगह आप V रख दो। ठीक है, और आपको एक और चीज पता है ना, कि ये H/mv इसको आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। मास इनटू वेलोसिटी को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, दैट इज मोमेंटम। तो ये तीन चीजें थी
तो अगर आपसे कहीं इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला गिवन दिखाई दिया तो ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ये सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डी ब्रोगली को ही बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें डी ब्रोगली के बारे में थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, है ना। एक ऑर्बिटल है मान लो आपके पास, तो एक ऑर्बिटल में, ठीक है, एक ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, वो 2n स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसने बोला था, आपको ये बताना है। तो 2n स्क्वायर के बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट कैसे बोला था, किसने बोला था, इसके बारे में बात करने से पहले हम एक बार ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस देखो क्या कह रहा है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अबाउ प्रिंसिपल। क्या अबाउ ने बोला था, पता हो तो होना चाहिए ना अबाउ होता क्या है। दूसरी चीज हुंड्स रूल, क्या हमें हंट्स रूल में पता चला था क्या कि किसी भी ऑर्बिटल के पास 2n स्क्वायर नंबर में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, देखते हैं एक बार, है ना। तीसरा देखिए, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है n प्लस एन रूल, n प्लस एन रूल से आपको पता होना चाहिए, हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक एक करके हम इन चारों को देखते हैं, फिर हम चलेंगे राइट आंसर की तरफ, ठीक है। तो किस एक ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 2n स्क्वायर के फॉर्म में होने चाहिए, इसकी बात हुई है। जरा देख लीजिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चार प्रिंसिपल दिए हैं, चारों को हम समझ लेंगे फटाफट, है ना, फिर हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है हमें, जो क्वेश्चन हमारा तीसरा था कि किसी भी ऑर्बिटल में 2n स्क्वायर की बात करी है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया था दैट इज अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अबाउ प्रिंसिपल की बात हुई है यहाँ पे। अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अब क्या होता है अबाउ अबाउ प्रिंसिपल, अगर हम अबाउ प्रिंसिपल की बात करें, तो अबाउ प्रिंसिपल में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या बोला था। अबाउ ने बताया था कि अगर आपको क्या करना है कि आपको ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल हम सभी को पता है ना क्या होते हैं, sp-df, चार हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। अब अगर उन्होंने बोला अबाउ ने कि अगर आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है तो आपको कैसे अरेंज करना पड़ेगा, जैसे जैसे किसी भी ऑर्बिटल में एनर्जी बढ़ती है ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उनको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कैसे, इन्होंने बोला कि जैसे जैसे ऑर्बिटल में एनर्जी बढ़ेगी उस अकॉर्डिंग, इसके मतलब कि सबसे पहले इन्होंने s वाले को रखा, है ना, फिर p को रखा, फिर d को रखा, देन f को रखा, क्योंकि s की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, फिर p की, फिर d की, फिर f की, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोल दिया कि यानी मान लो कि घर में जैसे चार लोग हैं ना, तो सबसे जो छोटा होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जो सबसे बड़ा ऑर्बिटल होगा, है ना, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी उसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो इस अकॉर्डिंग अबाउ प्रिंसिपल ने जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे, है ना, इन्होंने प्रिंसिपल दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। तो कैसे इन्होंने बताया कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। इन्होंने सबसे पहले देखा क्या कि 1s2, फिर 2s2 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2s के बाद 2p आ जाएगा, 2p6, देन 3s2, 3p6। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3p के बाद हमें पता है कि थर्ड पीरियड में d ऑर्बिटल भी आ जाता है, तो यहाँ पे 3d10 होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, 3d10 आने से पहले ही आ जाता है 4s2, और ये क्यों आता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो शायद उसमें ये चीजें हैं, तो हम इसको वहां पे डिस्कस करेंगे कि पहले हमारा क्या 3D आना चाहिए, बट 3D ना आके 4s पहले आ जाता है, 4s2 पहले आता है, 3d10 बाद में आता है। बस ऐसा क्यों होता है हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल को अरेंज किया। अब यहीं पे हम एक और चीजें समझते हैं, जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया है वो है n+l रूल, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इस वाले में आपको कहीं दिखाई दिया होगा, है ना, 2n स्क्वायर अकोमोडेट कर रहा है कोई भी ऑर्बिटल, यहाँ पे हमने इसकी बात नहीं करी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बाउ प्रिंसिपल में। n+l रूल क्या था, तो n+l रूल के अकॉर्डिंग ही, है ना, इसी की हेल्प लेके अबाउ ने ये वाला रूल निकाला था, है ना, कि इस ऑर्बिटल के पास इतनी एनर्जी है। ये हम पता कैसे लगाएंगे, वैसे तो हम ऐसे बोल दे रहे हैं कि सबसे कम एनर्जी s वाले के पास है, फिर p के, फिर d के, फिर f के पास, है ना। लेकिन अगर मान लो आपको पता लगाना है, करके दिखाना है, तो आप कैसे कह दोगे कि भाई 1s के पास कम एनर्जी है या 2s के पास ज्यादा एनर्जी है। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने हेल्प ली किसकी, इन्होंने हेल्प ली थी क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर आपको पता ही होगा, क्वांटम नंबर का जो सेट होता है वो 4 होता है, sp-df, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे
कि SPDF, S हमें बताता है साइज के बारे में, P बताता है किसके बारे में, शेप के बारे में, एंड P होता क्या है, P को हम बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। P में 4 ऑर्बिटल थे, S P D F, हमें पता है ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। P में इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दी गई और उसी वैल्यू को हम उठा के यहाँ n+l में l की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये सारे l की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे n, l, m और s था, है ना। क्वांटम नंबर हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल 4 थे, s p d f। जो क्वांटम नंबर है वो कौन कौन से हैं, n है, l है, m है एंड s है। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, M क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, S होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इन चारों की बात करी गई है। तो यहाँ पे जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से, और ये हमें किसके बारे में बताता है, तो ये बताएगा हमें शेप के बारे में, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि जो s ऑर्बिटल होगा इसकी l की वैल्यू क्या होगी, है ना। l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए ध्यान से देख लो, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके थ्रू आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो L के लिए S की वैल्यू 0 होती है, L के केस में L के साथ अगर हम देखें तो P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2 एंड F की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। ये वैल्यू आपने देख ली। अब हम n+l रूल में क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे n+l रूल के अकॉर्डिंग पता लगाना है कि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है। मान लीजिए आपसे कोई कह दे पता लगाओ कि 3D और 4s दोनों में से एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा है, ठीक है तो कितनी है, नहीं है तो कितनी है भाई, पता लगाओ। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक एक करके चेक करना है। देखो मैं बताती हूँ चेक कैसे करना होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीजें है ये। तो n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी बताया। l होता है एजीमथल क्वांटम नंबर, ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि आप चेक करके बताओ, ठीक है। वैसे तो ये सारी चीजें आप देख लेना, मैंने पहले ही बताया है। यहाँ पे 4s और 3D के बीच में हम चेक करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3D के जगह पहले 4s आ गया, है ना। क्या 3D की एनर्जी ज्यादा है या 4s के ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो निकालेंगे, n+l रूल के अकॉर्डिंग हम एक बार 4s की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एंड एक बार हम 3D की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 4s में अगर आप n+l रख ले तो n की वैल्यू बेटा यहाँ 4 हो जाएगी, है ना, प्लस l के केस में s की वैल्यू कितनी होती है, तो l के केस में s की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 + 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। 3D की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3। और L के केस में D की वैल्यू कितनी होती है, L के केस में D की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये तो 5 हो गया मैम। हाँ, तो यही तो मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ पे क्या होता है कि हम अबाउ नहीं बोला कि जैसे जैसे किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ेगी, हम उसी तरीके से उनको उस फॉर्म में अरेंज कर देंगे। तो इन्होंने 4s को पहले इसीलिए रखा था क्योंकि इन्हें पहले से, मतलब इन्होंने जब कैलकुलेट किया तो इन्हें पता चल गया कि 4s की जो एनर्जी है वो 4 के बराबर है, 3D की जो एनर्जी है वो 5 के बराबर है। अब हमें अरेंज किस फॉर्म में करना था, छोटा बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो इन दोनों में छोटा तो पहले 4 है तो 4 पहले आएगा, फिर 5 है तो 5 बाद में आएगा। यही रीजन था कि इन्होंने 4s को पहले रख दिया एंड 5s को बाद में रखा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो n+l रूल तो ये होता है, इसकी मदद से इन्होंने अबाउ प्रिंसिपल में इसको खूब ढेर सारा यूज किया। पर यहाँ पे क्वेश्चन ने जो बोला था उसका हमें कोई भी अभी तक आंसर नहीं मिला है ना। क्वेश्चन ने बोला था कि 2n² अकोमोडेट कौन सा ऑर्बिटल करेगा, ठीक है, कौन बताता है कौन सा प्रिंसिपल, यानी कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, अबाउ नहीं हो सकता, n+l रूल नहीं हो सकता। तीसरा हमारे पास बेटा क्या बचा है, तीसरा हमारे पास बचा है होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड चौथा बचा है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं है, चलो जल्दी जल्दी तीसरा देखते हैं। थर्ड वाला क्या हो जाएगा एक बार देखिए फटाफट, देखते हैं। तो ये आपका, अच्छा ये हट गया, ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपका 3D था, 3D के केस में यहाँ वैल्यू क्या होती है, 3 + D के लिए हम कितना लिखते हैं, 2, तो ये आपका हो जाता है 5, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं थी, ये आंसर हमारा नहीं था। तीसरी चीज जो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, तीसरी चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो क्या है, जल्दी से देखते हैं। तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो क्या है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये है हुन्स रूल,
है ना, हुन्स रूल बोलिए या फिर कुछ लोग हंस भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो हंस रूल क्या होता है, फटाफट इसको समझते हैं। ठीक है, हंस रूल में इन्होंने क्या बोला कि मान लो हंस रूल की बात पता है कब शुरू हुई थी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। अब अब्बाऊ ने सब कुछ बता दिया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की और मतलब ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी हम उसी फॉर्म में उसको अरेंज करेंगे। तो जब सब कुछ पता लग गया तो उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू कर दिया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है। तो कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू किया ना, तो प्रॉब्लम फिर आना शुरू हो गई। देखो प्रॉब्लम कहाँ आई, कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने शुरू से करना है। इस हीलियम पहला क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। दूसरा मान लो यहाँ क्या हो जाता है, हीलियम। फिर आता है क्या आपका तीसरा, इधर से करते हैं। फिर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर आ गया लिथियम। चौथा यहाँ क्या हो जाएगा, बेरिलियम। ठीक है, फिफ्थ नंबर की हम बात करें तो होता है बोरॉन, एंड सिक्स नंबर की बात करें तो होता है कार्बन। ठीक है, बस यही आपको पता चल जाएगा कि हुन्स रूल क्या होता है बेटा। ठीक है, तो अब देखो दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, इन्होंने हाइड्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हाइड्रोजन की बात क्या हुई, हाइड्रोजन होता है 1s1, है ना, हीलियम होता है बेटा 1s2। ठीक है, बोरॉन की जब हम बात करते हैं, नहीं लिथियम की बात करते हैं तो क्या हो जाता है 1s1 हो गया, 1s2 हो गया। तो ये क्या होता है 1s2 2s1, दो इलेक्ट्रॉन तो इसमें जाएंगे और एक इसमें जाएगा। ठीक है, तो 1s2 2s1। इसी तरह बेरिलियम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 एंड 2s2, है ना। बोरॉन की बात करेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, और कार्बन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, बस अब यहाँ हम रुक जाएंगे। अब हम एक और काम करेंगे, हम जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा ना, हम इनके एटॉमिक ऑर्बिटल को बनाएंगे और फिर देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ हुई। ठीक है, चलो रुको अभी फटाफट देखते हैं आखिर प्रॉब्लम हुई कहाँ, जल्दी से देखेंगे, है ना। क्या यहाँ s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि एक हमारे पास ऑर्बिटल बनेगा, यानी कि इसका ऑर्बिटल कुछ एक बनेगा इस तरीके से, है ना, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ एक है। हीलियम की अगर हम बात करेंगे तो हीलियम के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन भर दिया। और इलेक्ट्रॉन को हम भरते कैसे हैं, अपोजिट स्पिन के साथ, है ना, एक सीधा तो दूसरा उल्टा। सॉरी। ठीक है, उसके बाद देखिए हीलियम हो गया। अब हम चलेंगे यहाँ पे लिथियम के पास। लिथियम की जब बात हुई तो यहाँ पे भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो कहाँ गया है, 2s में गया है ना। और 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो लिथियम के बाद अगर हम बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन गया है वो 2s में गया है। इसके पास कितने हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी भर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब देखिए जब हम बातें हैं बोरॉन पे, तो बोरॉन के पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा वो 2p में गया है। और हमें पता है कि पी ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक इन सब में क्या हो रहा था, सबके पास एक एक ऑर्बिटल बन रहे थे। लेकिन जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक नहीं टोटल तीन ऑर्बिटल बनते हैं। अब तीन ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, तीन ऑर्बिटल बनते हैं तो होता क्या है दिक्कत, देखो आपको पता है कि हम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो तीन ऑर्बिटल में हम कितने फिल करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो हमारे पास ये 2p1 है। ठीक है, तो 2p1 तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। अब यहाँ पे देखो कार्बन के केस में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, ये है आपका 2p2। 2p2 है, यानी कि आपको p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन, प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आई कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिल करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुई बेटा, देखिएगा कैसे। क्या ये दो इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप एक ही ऑर्बिटल में भर देंगे विथ अपोजिट स्पिन, ठीक है, ऐसे फिल करोगे, या फिर आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ जाते जाते अब्बाऊ को फिर से क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हंस नाम के साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, और वो एक रूल देते हैं जिसको बोलते हैं हम हंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला बेटा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे, हम एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, है ना। अब जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे में भर देंगे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन सारे पैरेलल स्पिन वाले हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पैरेलल स्पिन। जब ये कंप्लीटली भर जाएगा
फिर हम दोबारा भरना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया और भी ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कहीं P4 आ गया, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मान लो P3 है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर कहीं गलती से P4 आ गया है ना, गलती से नहीं, वो तो खैर आएगा ही, तो P4 आएगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हम कहाँ डालेंगे, तो हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन को फिर से पहले वाले ऑर्बिटल में भरेंगे विथ अपोजिट स्पिन, यानी कि कुछ ऐसा। तो ये चीजें किसने बताई थी, हंस ने बताई थी। तो हंस ने सबसे पहले क्या बोला कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल सारे ऑर्बिटल में भर देंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन में एक एक सिंगल है ना, सारे ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे विद पैरेलल स्पिन, तो फिर हम पहले वाले में आ जाएंगे और वहां से फिर फिल करना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, कैसे, तो विद अपोजिट स्पिन। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बोला कि हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में फिल करेंगे। तो ये था बेटा क्या, ये क्या था, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लेकिन अभी आप देख रहे होगे कि अभी तक हमें अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है ना, तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, लेकिन आपने इतनी सारी चीजें जान ली है ना, ये होता क्या है। तो अब देखो, अब हम 3 ऑप्शन हमारे पास नहीं है, 3 हमारे पास टोटल 4 ही ऑप्शन था। अगर 3 ऑप्शन सही नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो चौथा ऑप्शन है वही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बात करते हैं ना जल्दी से चौथे ऑप्शन की तरफ। देखिए चौथा ऑप्शन क्या था। अगर हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, तो हमें पता है 3 तो ये हो गए, फोर्थ ऑप्शन क्या था। देखो फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो फोर्थ था यहाँ पे पाउली, है ना, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये क्या था, अब हमें तो नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन राइट आंसर तो यही है, क्योंकि बाकी 3 तो आंसर निकले नहीं, है ना, तो बच्चा ये चौथा यही आंसर होगा। देखो इन्होंने क्या बोला, पाउली ने क्या बोला था, एक्चुअली आंसर यही है, तो राइट आंसर आपका पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। लेकिन इसको समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या एग्जामिनर पूछ दे ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम पता कर सकते हैं। तो पाउली के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोल दिया, पाउली ने बोला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास होगा क्या, हमें पता है कि हमारे पास क्वांटम नंबर है, अगर चारों क्वांटम नंबर नहीं आए होते ना, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ ही नहीं होता। बट अगर क्वांटम नंबर आ गए हैं तो ही कॉन्फ़िगरेशन शुरू हुआ है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं, हमें पता है क्वांटम नंबर होता है एन, एल, एम एंड एस। एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर बेटा, ठीक है। अब देखो अब हुआ क्या, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये हुई ना कि हमारे पास ये 4 क्वांटम नंबर हैं, सबको स्मॉल में लिखना होता है, कैपिटल नहीं लिखना, है ना। तो यहाँ पे पाउली ने ये बोला कि ये जो चारों क्वांटम नंबर हैं, कभी भी ये आपस में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होंगे। मतलब कि क्वांटम नंबर जो भरा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए, वो अकेला ही होगा। दूसरे की अगर हम बात करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ दोनों में चेंजेस, ये चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर n की वैल्यू 1 है, l की 0 है, m की 0 है और s स्पिन होता है, स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ पे आप +1/2 एंड -1/2 दोनों में से कोई भी रख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज है तो हम +1/2 रखेंगे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस। तो ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, तो मान लो n की वैल्यू 1 हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई, m की वैल्यू 0 हो गई। चलो मान लिया कि आपने इन तीनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन तीनों क्वांटम नंबर को क्या किया, सेम रख दिया। लेकिन इन्होंने यही बोला था कि चारों कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई एक क्या करना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा। तो सबसे जो आसान हमारे लिए पड़ा था ना, वो क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें कि मान लीजिए एक अगर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक है ना, तो उसकी मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, हो सकता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक फील्ड क्वांटम नंबर, ये तीनों क्या हो, सेम हो। बट इसका जो स्पिन है वो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक इंसान है तो वो एक टाइम पे आगे मतलब कि क्लॉकवाइज, और एक ही टाइम पे वो एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं चल सकता, ठीक है। मान लीजिए घड़ी की क्लॉक की अगर हम बात करें, तो कोई भी अगर वहां पे सुई है उसकी, तो वो एक ही डायरेक्शन में चलती है ना, या तो सीधे चलेगी या तो उल्टे चलेगी। तो यही हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है एक सिंगल स्पीसीज के लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक सेट +1/2 है, तो अगले में मान लीजिए अगर ये तीनों सेम है, तो अब हम स्पिन को क्या करेंगे, अलग रख देंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, -1/2 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्वांटम नंबर निकाला। अब यहाँ पे बात क्या हुई, 2n स्क्वायर रूल आया कैसे, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि किसी भी जो ऑर्बिटल की बात करेंगे, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2n² के फॉर्म में होंगे। अभी आपको कुछ ये समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मैं एक फिर से क्वेश्चन करके बताती हूँ, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। वैसे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है ना, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन में काफी चीजें सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2n² की बात कैसे आई। मान लीजिए कि आपके पास कोई दे दिया कि मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो सेकंड शेल में है ना। n क्या होता है, शेल को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो सेकंड शेल में है, तो आपको फाइंड करके बताना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड शेल में है तो हमें उसके n, l, m एंड s के बारे में पता लगाना है, ठीक है। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। n बेटा बताता है किसके बारे में, है ना, n बताता है साइज के बारे में, है ना, और ये बताता है l किसके बारे में, शेप के बारे में, m किसके बारे में बताता है, मैग्नेटिक है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है, एंड s किसके बारे में बताता है, तो स्पिन के बारे में बताता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो साइज के अलावा ये हमें शेल के बारे में बताता है, T हमें सबशेल के बारे में, सॉरी L हमें सबशेल के बारे में बताता है, ठीक है, और ये अगेन हमें ओरिएंटेशन और स्पिन के बारे में बताते हैं। तो अब हमें यहाँ से अगर निकालना है कि n इज इक्वल टू सेकेंड है ना, कोई इलेक्ट्रॉन है जो n सेकेंड शेल में है, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम निकालते हैं इसी बेसिस पे। हमें क्या निकालना है, n, l, m एंड s उसका पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या, देखिए n इज इक्वल, n हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेकंड शेल में है, यानी कि हमें किसकी जरूरत है, n इज इक्वल टू 2 की। हमारे पास n इज इक्वल टू 2 सिर्फ गिवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 है ना, n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास अगर हमें इसका n, l, सॉरी सबसे पहले प्रिंसिपल आता है n, फिर क्या आएगा l, m और s, ये हमें बताना है। तो n इज इक्वल टू 2 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, है ना। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 2 से नीचे होगी, जैसे कि मान लो क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अगर n की वैल्यू 3 आ जा रही है तो l की वैल्यू या तो हम 0 ले लेंगे, या तो 1 ले लेंगे, या तो 2 ले लेंगे, यानी कि जितना n है उससे एक कम क्या होगा, l होगा, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, या तो हम 0 ले लें या तो हम 1 ले लें, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हो गई। अगर हमारे पास यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर हमारे पास L की वैल्यू 1 है, ठीक है, L की वैल्यू 1 है, तो उस केस में ये इंटीजर -1 से +1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, -1, 0 और 1, ठीक है। अगर यहाँ पे L की वैल्यू 2 रहती तो ये -2 से +2 तक जाता, यानी कि -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर किसी में अगर कोई ऐसा है जिसमें एक ओरिएंटेशन है तो इसके पास एक ऑर्बिटल बनेगा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 3 ओरिएंटेशन है तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे। ये चीजें सबको पता होंगी, है ना, आई होप। अब देखो क्या करेंगे हम, हमारे पास बस यहाँ पे एक ऑर्बिटल बना, हमें पता है एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आप देख लीजिए, ठीक है। हमें क्या लिखना था, 2n² फॉर्मूला लगाना था, ये यहीं से आया था, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, और यहाँ पे 6 हो गए, तो टोटल कितना हो गया, सम कितना आया, 8 आ गया। अब मान लो आपको ये समझ में ही नहीं आया, है ना। मान लीजिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक की भी जरूरत पड़ती है ना। शॉर्ट ट्रिक हम क्या लगाएंगे, किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये हम कैसे पता लगाते हैं, ये फॉर्मूले से, है ना। ये 2n² वाले फॉर्मूले से पता लगाते हैं। सब करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे 2n² की बात हो गई है ना। n हमारे पास दिया रहेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में है, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, तो आपको n की वैल्यू उतनी रख देनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में जो लिया था वो था n कौन से शेल में था, सेकंड शेल में, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे, है ना, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, फिर से ये क्या आया 8। तो चाहे आप शॉर्ट ट्रिक लगा लो, चाहे आप लॉन्ग ट्रिक लगा लीजिए, दोनों चीजें मैंने बता दी है। शॉर्ट ट्रिक बच्चों को ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है, तो आप उसे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी हमारे किसकी, क्वांटम नंबर की। इस तरीके से चारों क्वांटम नंबर आए, चारों चीजों को एक एक करके डिफाइन किया गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, राइट आंसर पता लगाना था, ठीक है। राइट आंसर क्या था हमारे अकॉर्डिंग, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, देखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या था, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
पाउली प्रिंसिपल। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, पाउली प्रिंसिपल। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम एंटर इनटू 4s ऑर्बिटल थ्रू इट हैज वैकेंट d ऑर्बिटल, दिस फैक्ट बेस्ड अपॉन व्हाट। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है एक बार समझ लीजिए आप फटाफट, कि यहाँ पे बात हो रही है बेटा पोटेशियम की। पोटेशियम आप सभी को पता है ना, पोटेशियम क्या होता है, एक सोडियम के बाद आता है, एसिड ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, हेली ना करे रब से फरियाद। तो लिथियम के बाद क्या आएगा, ना मतलब सोडियम हो गया, और उसके बाद के फॉर व्हाट, पोटेशियम। तो यहाँ पे बात हो रही है पोटेशियम की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पोटेशियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4s में जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, 3d ऑर्बिटल क्या रहता है, वैकेंट रहता है। तो 3d में नहीं जाता है, 4s में जाता है। ऐसा क्यों, हमें बस यही करके बताना है। तो सिंपल आसान है, फटाफट हम क्या करेंगे, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना। एटॉमिक नंबर इसका 19 होता है, क्या हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। क्या हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन होगा, एक बार देखते हैं। 6 12 14 16 17 18 और 19। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s में जाता है 3d में जाने के बजाय। तो अभी मैंने पीछे आपको इसीलिए पूरा समझा दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारा इलेक्ट्रॉन 3d में जाना चाहिए था लेकिन 4s में चला गया, क्योंकि अबाउ प्रिंसिपल ने बताया हमें अच्छे से, अबाउ के अकॉर्डिंग जिस सेल में जितनी कम एनर्जी होगी, कम एनर्जी वाले सेल को हम पहले रखेंगे। अगर कोई ऐसा है जिसकी एनर्जी ज्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, बाद में रखेंगे। और हमने करके पूरे प्रॉपर तरीके से देखा है कि जो 4s की एनर्जी होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, 4s ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू 3d ऑर्बिटल। इसीलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डालते भी 4s में है। इन केस अगर मान लो हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है ना, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ये भी कहाँ से, तो 4s से। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल भी 4s में करते हैं, और हमें अगर निकालना है तो हम यहीं से निकालेंगे भी। ऐसा हम क्यों करते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछ ले तो आप आसानी से कह सकते हो कि यहाँ पे n+l रूल के अकॉर्डिंग जो 4s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो अफबाउ प्रिंसिपल में उसको पहले रखा गया है। 3d की एनर्जी ज्यादा है इसलिए उसको क्या किया है, बाद में रखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो थोड़े इजी हो गए क्योंकि हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं कि कॉन्सेप्ट होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम आर, s ऑर्बिटल की बात हुई है। तो ये पूछ रहा है कि s ऑर्बिटल के पास जो एटम होते हैं, s ऑर्बिटल के एटम, क्या वो साइन थीटा पे डिपेंड करते हैं, कॉस थीटा पे डिपेंड करते हैं, साइन कॉस दोनों पे डिपेंड करते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट होते हैं एंगल पे। यानी कि चौथा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि क्या वो एंगल पे डिपेंड करते हैं तो साइन पे, कॉस पे, साइन कॉस दोनों पे, किस पे, या फिर वो डिपेंड ही नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसके साथ अगर हम जाएं देखें तो आपको पता होगा कि s ऑर्बिटल जो होता है इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप इसका होता है। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, कोई इसका डायरेक्शन नहीं होता। और अगर इसका डायरेक्शन स्फेरिकल है यानी कि क्या है, मल्टी डायरेक्शनल होता है ना, कोई एक इसका फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता कि हम बता सके कि इस डायरेक्शन में है तो ये कितने एंगल बनाएगा। तो स्फेरिकल शेप होने की वजह से ये हम इसके डायरेक्शन के बारे में पता नहीं लगा सकते। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, ये एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज दिस अकॉर्डिंग टू, है ना। मैंने अभी आपको बताया हंट्स प्रिंसिपल। हंट्स प्रिंसिपल में हमने कार्बन तक की बात करी थी, जिसमें जो अगला इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ जाता था, जब हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को सारे में क्या किया था, हाफ फिल्ड भर दिया। फिर फुलफिल करते वक्त जो पहला इलेक्ट्रॉन है जहां से हमने पहले भरना शुरू किया था ना इलेक्ट्रॉन्स को, हम सबसे पहले वहीं पे फिल करते थे। ठीक है, तो अब इस केस में देखो नाइट्रोजन की बात करी गई है, यहीं पे नाइट्रोजन दिया है, कॉन्फ़िगरेशन हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2। एटॉमिक नंबर इसका बेटा कितना होता है 7। तो ये क्या होगा 1s2 2s2 2p, है ना, कितना हो गया 2 4, और ये क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अगर हम इसका बनाएं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में गया है तो p में 3 होते हैं और हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब हमने इस ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बना पाया, मैंने पीछे भी आपको अच्छे से समझाया है कि हंट्स ने बोला कि हम एक एक बार इलेक्ट्रॉन को सब में फिल कर देंगे,
जब सब अच्छी तरीके से भर जाएंगे फिर हम पेयरिंग करेंगे पहले वाले से, ठीक है। तो ऐसा किसके अकॉर्डिंग था? ऑप्शन डी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज दिस, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ Li2+ इन स्टेट? अब मैंने रेडियस के बारे में भी कहानी आपको अच्छे से बता दी है कि रेडियस की कहानी एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन को ये एटम है, ग्राउंड स्टेट की बात करी गई है, यानी कि आपको पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट मींस n=1 की बात हो रही है ना। ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में है। अब आपको क्या कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन का जो पहले शेल में रेडियस है वो है 0.53, तो लिथियम की बात करी गई है, लिथियम का रेडियस है ना, लिथियम का क्या होगा? तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सीधे सीधे यहाँ पे निकाल लेना है ना। हमने अभी पता क्या किया था कि जो बोहर रेडियस होता है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, हम क्या लिखेंगे, Rn=0.53 इंटू n² ठीक है, एंगस्ट्रॉम, यही था। अब हमें अगर ये फॉर्मूला पता है तो हमारे कुछ करना थोड़ी है, हमें बस यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, ठीक है। मान लीजिए हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो देखो 0.53 तो एज इट इज रहेगा 0.53 इंटू एन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हुई है ना, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट मतलब कि n=1, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। और z क्या है, z पे यहाँ किसकी बात हो रही है ना, z क्या होता है, यहाँ पे z होता है एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर में बात किसकी हुई है, यहाँ पे लिथियम दिया है ना, और लिथियम के साथ साथ इसका एटॉमिक नंबर भी गिवन है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, यानी कि ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 नहीं आएगा। आपको करना अब क्या है, आपको यहाँ पे सिंपल है ना, हमें करना क्या है कि 0.53 को 3 से डिवाइड कर देना है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि 0.176 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। कैसे निकाला, तो हमने फॉर्मूला वही बोहर रेडियस वाला वही अप्लाई किया है ना। एन की वैल्यू क्योंकि ग्राउंड स्टेट तो 1 हो जाएगा, रेडियस किसके बराबर लेना था, लिथियम का, तो हमें एटॉमिक नंबर लिथियम का लेना पड़ा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज ट्रू फॉर 3p z ऑर्बिटल, है ना। 3p ऑर्बिटल के लिए कौन सा क्वांटम नंबर सही है, तो 3p की बात हुई है ना। तो सबसे पहले आपको क्वांटम नंबर का 4 सेट मैंने बता दिया कि होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको n l m और s के बारे में पता लगाना पड़ता है, ठीक है। तो n l m s के बारे में पता लगाना है। n किसके बारे में बताता है, तो आपको ये भी पता है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एन एल एम और एस, है ना। एन क्या होता है, एन का नाम यहाँ पे है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप उसको समझो स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल के नीचे कई सारे उनके स्टाफ्स होते हैं, कई सारे टीचर होते हैं, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल होता है ना वो स्कूल में वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना वो सबसे बड़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे 3p दिया है, तो 3p की बात हो रही है ना, तो ये 3p में सबसे पहले कौन आया है, 3 आया है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर यहीं 4s रहता तो n की वैल्यू 4 हो जाती, कहीं 5d रहता तो n की वैल्यू 5 हो जाती, यानी कि ये हमेशा किसके बारे में बात करता है, जो यहाँ पे सबसे बड़ा होता। दूसरी चीज l क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था l इज व्हाट, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, है ना। और इसकी 4 वैल्यू होती है, रामबाण है उसको याद कर लो, हर क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो L की वैल्यू देखिए S P D F की बात हुई है ना। L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होती है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिया है, क्या यहाँ पे 3p की बात हो रही है, तो 3p यानी कि p की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 1 लेनी है, ठीक है। अगर आपने p की वैल्यू 1 ली तो आप m क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो आप -1, 0 एंड 1, ठीक है। और स्पिन की तो बात ही नहीं करनी, स्पिन में कुछ नहीं सोचना आपको। किसी भी ऑर्बिटल की बात करी गई है ना, स्पिन सिर्फ 2 ही होगा, या तो होगा +1/2 या तो होगा -1/2, कहानी खत्म। तो स्पिन या तो +1/2 ले लीजिए या तो क्या ले लेंगे, -1/2 ले लेंगे। अब फटाफट एक बार जाके ऑप्शंस पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शंस यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहली चीज हमें 2 तरीके हैं करने के, या तो हमें करने आए या तो हम एलिमिनेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, n = 2 दिया है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है,
n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया है ना, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, जबकि यहाँ पे तो ऑप्शन 2 है, यानी कि ये नहीं हो सकता, तो बी वाला एलिमिनेट हो गया। इसके साथ साथ देखो सी वाले में भी n की वैल्यू 2 दी है, अगर n की वैल्यू भी गलत है तो हम आगे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें हैं चेक करने के लिए, ऑप्शन डी में भी n की वैल्यू 3 है एंड ए में भी 3 है, ठीक है, तो 3 तो सेम है। दूसरी चीज हम l की वैल्यू पे आगे बात कर सकते हैं, यहाँ पे l की वैल्यू 1 दी हुई है और यहाँ पे l का वैल्यू क्या है 0 है, तो हमें पता है कि l की वैल्यू होती क्या है, तो जब भी हम बात करते हैं l की वैल्यू किसके लिए, यहाँ पे किस ऑर्बिटल की बात हुई है, p ऑर्बिटल की बात हुई है, ठीक है। तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, तो अभी आपको बता दिया कि p ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, n की वैल्यू 3 ले ली हमने, p के लिए जो l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1 होती है, यानी कि जो दूसरी चीज है वो हमें 1 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में l की वैल्यू 0 दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें तो n तो ठीक था, n तो 3 था, लेकिन l का वैल्यू 0 दिया, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर हमारे पास एक ही बचा है, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी एक ऑर्बिटल दे देगा, उसके क्वांटम्स के बारे में पूछेगा तो उसके क्वांटम के सेट आपको बताने आने चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, इनका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप रट के इस चीजों को नहीं कर सकते। मान लो इसी तरीके से आपके बारे में मैं एक और बता दे रही हूँ, यहाँ पे 3p की बात हुई थी ना, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक और बता देती हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 3p की बात हुई थी, 3p के साथ साथ अगर आपसे मान लो कि आपसे पूछ लिया क्या कि 4s बताओ, है ना, मान लो आपसे कह दिया आप 4s के बारे में बताइए, है ना, 4s के बारे में आप n l m और s के बारे में पता लगाओ। दूसरी नहीं, तीसरी चीज मान लो आपसे कह दिया यहाँ पे कि आप मुझे 5d का, है ना, प्रिंसिपल एजीम्यूथल मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर बताइए, ठीक है। तो जल्दी से देर ना करते हुए हम फटाफट बताएंगे। सबसे पहले n क्या होता है, प्रिंसिपल जो सबसे बड़ा, यानी कि n यहाँ पे 4 हो जाएगा। l s के लिए बेटा अभी बताया है ना, l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितनी होती है 3 होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू हमने 4 ले ली, l की वैल्यू हम क्या लेंगे, s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये आपका 0 हो गया। m क्या है, अगर l 0 है ना तो m भी 0 होगा। s की वैल्यू दो में से कोई भी आपके क्वेश्चन में दी है तो आप उसको सही कर लेंगे, या तो वो +1/2 हो या तो वो -1/2 हो, ठीक है, ये कर लिया। 5d की जब हम बात करते हैं, है ना, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है सबसे बड़ा 5, है ना, l की केस में d की वैल्यू कितनी होती है तो 2 होती है, ठीक है, यहाँ 2 लिख लिया। m की वैल्यू अगर 2 है ना, तो m कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, और एक हमने क्या लिया था, ठीक है 5d हो गया, मान लेते हैं कि हम एक और ले रहे हैं 6s, है ना, तो 6s, अच्छा सॉरी हमें स्पिन बताना है ना, स्पिन हमेशा हमें क्या लेना है +1/2 या तो -1/2, ठीक है। तो ये चार चीजें थी, इस तरीके से आपसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको कर लोगे आराम से। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, है ना, कौन सा क्वेश्चन हो गया, हमने कौन सा किया था अभी, एक मिनट देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक बार इस पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 8 में जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन ए, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ वन इज द फॉर्चुनेट इनफ टू डिस्कवर द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 18, एक एलिमेंट है बेटा, एटॉमिक नंबर इसका है 118, ठीक है। सीधे सीधे हम क्वेश्चन के में बात करेंगे सॉल्यूशन। एक एलिमेंट है जिसका जो जेड दिया है एटॉमिक नंबर वो कितना है 118, आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज इट वुड प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल, आपको इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताना है कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर कोई एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 118 है तो वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ रहेगा, ठीक है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ पीरियड होते हैं, है ना, नंबर ऑफ पीरियड वो कितने होते हैं 7 होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रुप्स की तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं 18 होते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर कोई नंबर ग्रुप होगा तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा ही रहता है ना, हमारे पास स्टार्टिंग में 2 यहाँ पे ग्रुप रहते हैं, बीच में 10 रहते हैं और इधर टोटल 6 रहते हैं, है ना। और इन 6 में जो सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं ग्रुप नंबर 18, ठीक है।
तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 118 है, तो वो इसी में कहीं सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर 118 वाला एलिमेंट है वो कहाँ होगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में, ग्रुप नंबर 18 में, ठीक है। तो सबसे लास्ट में यहाँ हम बात कर सकते हैं, यहाँ क्या होगा, 118 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अगर आपसे यहाँ पे पीरियड पूछ रहे तो आप वो भी बता सकते हैं, क्योंकि 118 एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। अगर 118 एलिमेंट ही होते हैं तो ये सबसे लास्ट वाले पीरियड में होगा, यानी कि टोटल 7 पीरियड है, तो 7th पीरियड एंड 18th क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। अब आपको देखो 18 वाले ग्रुप में होते क्या है, आपको ये नहीं, सीधे सीधे ग्रुप नहीं दिया है आपको, उसके अलावा कुछ एलिमेंट दे दिए जो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कैल्शियम एंड बेरिलियम, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ हेलोजन दिए हैं, ठीक है, ये तो नहीं है। हेलोजन हमें पता है, हेलोजन आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट है ना। ये जो नोबल गैसेस है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नोबल गैसेस ही वो एलिमेंट हैं जो ग्रुप नंबर 18 में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनकी बात नहीं करनी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो फिर आगे के क्वेश्चन बाद में करते हैं। थैंक यू सो मच।